बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कोशिश ये करती है, दिल ये करता है कि आपसे बहुत बहुत अच्छी खबरें शेयर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अखबार पर नज़र पड़ी तो परेशानी ये हुई कि अब आज बात का आगाज़ हम कहाँ से करने जा रहे हैं। खैर उस तरफ तो आएंगे ही। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें और सच बोलने की आदत डाल लें। 100 मसाइल आपके हल हो जाएंगे। वो लोग जो कि कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, कभी कभी आपको झूठ बोलना पड़ भी जाता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि मसलहत के लिए बोलें, जब किसी का जहाँ पर फ़ायदा हो रहा हो। अदरवाइज़ हमेशा सच से अगर आप कभी मार भी खा लेते हैं तो वो इन दी एंड आपको जाके फ़ायदा ही होता है। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। जिनकी बर्थडे है ज़रूर उनको विश करेंगे, लेकिन 11:05 पर आज की खबरें क्या हैं। बिजली 3 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी, अवाम पर बिजली गिर गई, गैस बम भी तैयार। ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफे की मंजूरी, 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस फीस 60 रुपये के बजाय 1000 रुपये मुकर्रर। शहर में मोहसिन स्पीड से तरक्याती काम तेज नहीं, बहुत तेज। शाहराह नजरिया पाकिस्तान प्रोटेक्टेड मंसूबा 40 रोज में मुकम्मल। और यंग डॉक्टर्स अपनी हरदर्मी पे बदस्तूर बरकरार हैं। आज की खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनस और दुरे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ कहीं पे हम अच्छे कामों पे खुश होते हैं कि शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में चिल्ड्रन हॉस्पिटल का कल विज़िट किया, म्यो का विज़िट किया, वहाँ पर एक्सटेंशन जिस तरह से की जा रही है बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। थोड़ा सा सुकून होता है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ आवाम की परेशानी किस तरह से कम होगी। इमरान भाई आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। पहली खबर है 3 रुपये 5 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने का मतलब क्या है, ज़रा ये बता दें। अब रीज़न समझ नहीं आती, मौसम में तब्दीली हुई है, इस्तेमाल कम हो गया है, हमारे पास तो बहाने सौ होते हैं ना कि अच्छा ये इशू था। अब हम ये कह दें कि जी ये फ़लाँ की मद में है, फ़लाँ की मद में है। देखिए जी, ये तो हिले बहाने हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है वो कीमतें बढ़ा दी जाती है और कहा यह जाता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हम ये चीज़ें जो है वो बढ़ा रहे हैं। इस बात से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो पन बिजली के मंसूबे जो हैं वो हैं ही नहीं, या उस रफ्तार से जो है वो नहीं मुकम्मल किए जा रहे, या उस रफ्तार से सोचे ही नहीं जा रहे, प्लान नहीं किए जा रहे ना। होता क्या है कि मैं ये बात करूँगा कि इसमें ना हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है। वो क्या करे, उसके पास बिजली नहीं है। मैं इसका दूसरा जो पहलू है वो भी बताऊंगा। हुकूमत के पास बिजली नहीं है, उसने क्या करना है, उसने कहना है कि जी जिस तरह हम बिजली बना रहे हैं उस पर जो लागत आ रही है वो तो हमने अवाम से निकालनी है, इसलिए वो वक्तन फवक्तन छोटे छोटे झटके जो है वो देते हैं। अब सुने अब इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है, क्योंकि ये नाअहल लोग हैं, इनकी नाअहली है। आप ये चीज़ देखें कि पूरी दुनिया में जब भी कोई बहरान आता है, ये बेसिकली मैं इसको बहरान कहूँगा। हमारे मुल्क में तो वैसे हर चीज़ का बहरान है, महंगाई का बहरान है, पानी का बहरान है, बिजली, गैस, हर चीज़। अब आप ये देखें, जो आप खबर पढ़ रही हैं बता रही हैं कि 3 रुपये से ज़ायद बिजली जो है फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, और जो गैस है वो 138% महंगी जो है वो करने जा रहे हैं। पहले ही नहीं आ रही। इससे पहले जो है, चूँकि दुरे नायाब वासा की बीट भी करते हैं, ये ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पानी के निर्ख जो है वो भी मेरे ख्याल से 300% जो है वो बढ़ा दिए गए थे। जिसका बिल जो है वो 700-800 आता था, उसका बिल अब 3000 रुपये जो है वो आ रहा है। मैं छोटे घर की बात कर रहा हूँ, छोटे सारिफ की बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने अगर बिजली, गैस और पानी की कीमतें बढ़ानी है ना, तो सबसे पहले आप उन लोगों को इस नेटवर्क में लेकर आए जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ यूज़ होती है पहले उसको बढ़ाएं। फिर अगर आपका पेट नहीं बढ़ता, आपके लाइन लॉसेस मुकम्मल नहीं होते, फिर आप आम सारिफ की तरफ आए। यहाँ पर तो वो बेचारा भी पिस रहा है जो 20,000 रुपया 25,000 रुपया डेली की महीने की मजदूरी जो है वो करके कमा रहा है। और होता क्या है, यहाँ पर पूरी दुनिया में जब भी कोई बहरान आता है ना, वो क्या करते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है वो तलाश करते हैं। हमारे इस मुल्क में आप भी जानती हैं कि तकरीबन 11 महीने सूरज जो है वो रहता है। हम सोलर की तरफ जा ही नहीं रहे। आप सोलर की तरफ आवाम को कैसे लेकर आएंगे? सोलर है ही इतना महंगा, 25 लाख 30 लाख का सोलर है। देखें, जब आपने अवाम की जिंदगी आसान करनी होती है ना, तो आपके पास तो
पानी से बिजली बन ही नहीं रही, फिर आपने क्या करना है, या तो आपके पास कोल है या आपके पास सोलर है। सोलर के लिए आप क्या करें, मैं यहाँ पर माजरत के साथ तहरीक-ए-इंसाफ ने हर तरीके से नाकाम हुई, लेकिन उसका एक प्रोजेक्ट जो है ना स्टार्ट में उन्होंने सोचा था प्लान करने का, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सका। तहरीक-ए-इंसाफ भी नहीं कर पाई और कोई हुकूमत जो है वो नहीं कर पाई। मुझे यहाँ पे बड़े एक हार्ट अटैक हो जाना था, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें नहीं पता कि वो नहीं, मैंने बता दिया। उनका प्लान ये था कि हम अवाम को जो सोलर पैनल है वो बैंकों के थ्रू इंस्टॉलमेंट पर देंगे। ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। अगर अवाम ये प्रोजेक्ट अगर शुरू हो जाता, बैंकों के जरिए, बैंक कर्ज भी तो देते हैं ना, अगर थोड़ी सी सब्सिडी हुकूमत दे दे बैंकों को सोलर पैनल की मद में, और अगर अवाम को इंस्टॉलमेंट पर सोलर पैनल मिल जाए, तो आप यकीन जाने ये बिजली का स्यापा ही खत्म हो। मैं यहाँ पे ना इमरान की थोड़ी एक मिनट ठहरिएगा, खान साहब का नहीं था ये प्रोजेक्ट, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर से स्टार्ट था, तब से स्टार्ट हुआ। और वो क्या करते थे, वो कहते थे जी कि हम एक स्टूडेंट की हद तक एक घर को एक सोलर पैनल, 2 सोलर पैनल, एक बैटरी, इतना वो हम हद वो भी नहीं कर पाए ना, वो भी नहीं कर पाए। क्योंकि फिर इनके अब हम क्या कहें, अब इसमें दो चीजें और हैं। पहली बात तो ये, आप ये देखें कि इसमें जो है शाहिद सिपरा ने ये भी बयान किया है कि जो पावर लेस्को समेत जो पावर सेक्टर के जितने अफसरान है ना, उनके लिए बिजली मुफ्त कर दी गई है, उनके लिए बिजली मुफ्त कर दी गई। खुदा का खौफ खाएं। अच्छा, इसको मैं इस पहलू से देखता हूँ कि इमरान ने बिल्कुल ठीक बातें की, लेकिन इसमें एक पहलू हम नज़रअंदाज ना करें कि हमें लग रहा होता है कि ये नाअहल बेवकूफ़ है। ये बड़े अक्लमंद होते हैं। 2 टैक्सेस इस मुल्क में है ना, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो हम दे रहे हैं, पेट्रोल जो चीज़ें खरीद रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इस तरह हमारी जेबों से निकाला जा रहा है, जबरदस्ती। ठीक है, और इनडायरेक्ट बेवकूफ आदमी तो नहीं कर सकता ना, आप पूरी प्लानिंग है। इनडायरेक्ट टैक्स, आप यकीन जाने कोई भी बिल उठा के देख लें, अगर आपका बिल जो है वो 20 से 21,000 रुपए है ना, 20 से 21,000 बिजली का बिल आया है, उसमें 10 से 11,000 रुपए के सिर्फ टैक्सेस हैं। यार अगर आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, खुदा का खौफ खाएं, आप टैक्सेस कम कर दें। आप कर लेना कि जिसके 200 यूनिट घर में यूज होता है, 100 यूनिट वाला ये तो मजाक है। जो गवर्नमेंट ये कहती है ना कि जो घर 100 यूनिट यूज करता है हम उसको सब्सिडी देंगे, और 100 यूनिट तो भाई अभी ये तो बंद मीटर का डाल देते हैं। मुझे आप सिर्फ दुर्रे नायाब ये बता दें कि ये हर महीने क्या ऐसे ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली बढ़ती रहेगी? ऑलरेडी गैस महंगी है, पानी के बिल की सूरत हाल आपके सामने। एक गरीब सारिफ को कॉर्नर करने वाली बातें हैं। कुछ नहीं, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? और होना क्या, खुदकुशी होगी, हमें ये कहानी सुनाई जाती है होगी, डकैतियां होगी, चोरियां होगी। IMF सब्सिडी नहीं देना चाहता, ठीक है, वो आपको देने नहीं दे रहा। तो भाई अगर वो नहीं देने दे रहा तो आप खुदा के लिए जहां पे बिजली इस वक्त कांस्टेंट हो चुकी है वहां तक तो रोक लें, वहां तक तो रोक लें। आप ये हर रोज 3-4 रुपए का टीका, मतलब पंखे अब आपके नहीं चल रहे, AC नहीं चल रहे, आपको थोड़ा सा सुकून आना ही आना था। आप 3-4 रुपए का जो टीका हमें लगा देते हैं, जो आपको खरबों रुपए में वापस आता है, और वो पैसा कहाँ जाता है, किस तरह इस्तेमाल होता है, किन अयाशियों में जाता है, क्यों उसके लिए आप जो इमरान कर रहे थे तो बता दी ना उन्होंने कि सिर्फ लेस्को नहीं, पावर सेक्टर के तमाम अफसरान को बिजली मुफ्त मिलेगी। अच्छा, अगर इतने हालात खराब हैं, इतना बैकअप पे बिजली नहीं है, तो फिर इन अफसरान को मुफ्त बिजली देने वाली लेस्को और जो कंपनी है या जो भी वापदा है, जिस तरह भी है, आपको पता है ये रिपेयर मेंटेनेंस कहीं पड़ जाए ना, कहीं आपको खुदा ना खास्ता आपके घर में या आपको किसी कारोबार में, ये उसके चार्जेस भी आपसे लेने आ जाते हैं, वो लाखों में होते हैं कि जी हमने काम किया है, भाई हम आ रहे हैं, हमें इस काम की तनख्वाह भी मिल रही है, बिल्कुल ऐसे मिल रही है हमें तनख्वाह, लेकिन हम आपके पास क्योंकि स्पेशल काम करने आ रहे हैं, वो एहसान होके आता है, एहसान होके उसके भी चार्ज कहाँ होता है? मुझे बताएं कहाँ पे ये होता है? आपके पानी के चार्जेस, दीगर चार्जेस के साथ मेंटेनेंस, सारी चीजें वो भी फिर कल को आ जाना, क्योंकि हम दफ्तर से आपके घर चल के आए हैं और रास्ते में हम चाय पानी भी करते आए हैं, हमारा पेट्रोल भी लगा है, तो हमें जो है ना इजाफी पैसे दे दें, नहीं हम आपके पास आ गए। बड़ा परेशानी ये है, बिजली इजाफी पैसे दें, फौरी मीटर लग जाएगा। बिल्कुल यही है। 138 रुपए निर्ख बढ़ाने का मकसद क्या है? गैस के निर्ख कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जी एक तो हम गैस दे नहीं पा रहे, ठीक है, पहले तो अपनी नाकामी को कवर करना है, आई नहीं रही गैस, ठीक है। अब प्लान क्या होना था कि आप सुई गैस को कम से कम लेके आप LPG पे कन्वर्ट करें। फिर LPG पे जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट आप लोगों को बताएं कि जी हमने LPG खरीदी, इतने कंटेनर मंगवाए, इतने हमारे पे कॉस्ट आ रही है, हम आपको जो भी मिकदार है उसके मुताबिक इतने चार्ज करेंगे। कोई चक्कर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, बाकी 138% बढ़ा दो इनको, ताकि लोग जो है ना जी उनकी जेबों से डायरेक्ट जो टैक्स है ना वो और कैलकुलेट किया जाए, और अपने खजाने भर के हम दिखाएंगे कि हुकूमत खजानों से भर चुकी है, हम खसारे से निकल चुके हैं, टैक्सों की मद में हमने रिकॉर्ड तोड़ फटे तोड़ जो इनकम इकट्ठी कर ली है। और आपने ये पिछले दिनों जो SBR का देखा है
कि उन्होंने कहा कि हमने तो तमाम हदें अबूर की। वो हदें कैसे अबूर की हैं? लोगों की जिंदगियों पे, खुदकुशियों पे जुल्म करके लोगों के घर बर्बाद हो गए, पैसे है नहीं उनके पास, खाने पीने को कुछ है नहीं, और अगर आप उनकी जेबों से टैक्स निकलवा के आप कहते हैं जी कि हमने बड़ा मार्का मार लिया, तो अफसोस की बात है। और कल मैं कलीम की खबर पढ़ रहा था कि एफबीआर के अपने अफसर जो हैं वो टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराते। वो कितने ज़्यादा बेशर्मी वाली बात है कि वो खुद देखें कि अपने आप करते नहीं है और लोगों को आप इस तरह कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरह करेंगे, मुझे बताएं, इम्बैलेंस सोसाइटी को पैदा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? खुद का रुझान बढ़ेगा। सोसाइटी की बात कर रहे हैं भाई, ये लोग बेशरम लोग हैं, ये लोग बेशरम लोग हैं। आप ये देखें, जब आपने अवाम को कोई रिलीफ देना होता है ना, छोटी सी मिसाल इस निगरान हुकूमत की देता हूँ। जब ये निगरान हुकूमत में आई, इन्होंने क्या किया, वज़ीर आला समेत जितने वज़रा थे, वज़ीर आला ने क्या किया, एक्स्ट्रा जो दफातर थे, दुरे भाई आपको याद होगा, आपने खबर दी थी, सारे एक्स्ट्रा दफातर बंद कर दिए गए, सारे जो सरकारी खर्चे थे वो खत्म कर दिए गए, पार्क कर दिए, खाने जो लाखों रुपए की मद में तीतर बटेर हिरने खाई जाती थी वो बंद कर दिए गए। ठीक है ना? ये क्या होता है कि आपको पता होता है कि यार अवाम की टैक्स का पैसा है, ये बचाना है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, वरना जेल कहाँ कटती है, वही काम आ रहा है। और खुदा की कसम इस तरह सोसाइटी बनती है, इस तरह सोसाइटी बनती है। अब मैं बार-बार मैं परेशान ये हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या है इस मुल्क में, ना पानी होगा, बिजली की कीमत क्या होगी, है ना, है इमिग्रेशन का रास्ता। बस आप इमिग्रेशन, आप फिर हमारे बच्चे बड़े होंगे, अपने मुल्क से प्यार करें, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो बिजली की कीमत क्या होगी, गैस तो बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे बच्चे यकीन जाने, आप स्कूल कॉलेज में जाएं, मैं तो चूंकि एजुकेशन का, आप यकीन जाने, मैं बच्चों से अगर पहली बात करता हूँ ना कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, वो कहते हैं जी हमने यहाँ रहना ही नहीं। लिटरली कल मैं एक स्कूल के बच्चे से बात कर रहा था और वो आई थिंक 6 ग्रेड का था। उससे मैंने पूछा, कहता सर हम, लिटरली उसने कहा ये मुल्क रहने के काबिल है। वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं ये मुल्क रहने के काबिल है, हमने तो यहाँ रहना ही नहीं, हमने चले जाना। अच्छा, आप एक सर्वे करा ले, ये बच्चों की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। फैसला करने वाले, इस मुल्क के सारे मामला तय करने वाले, उनके अपने बच्चे की तरह आप सर्वे कराएं ना। हाँ, ये तो ढकी छुपी बात है ही नहीं, सबके सामने। यहाँ पर बच्चे ना पढ़ाई, यहाँ पे भाई प्रोग्राम पे पाबंदी लगवाएंगे। क्या पाबंदी लगी? चलिए जी, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं तो इस खबर के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। मतलब 1000 रुपये फीस है, 60 रुपये से एकदम से 1000 रुपये। आपका ड्राइविंग लाइसेंस था पहले से? हाँ, अभी नहीं, बनवाए हुए 5 साल हो चुके हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हुए 5 साल हो चुके हैं। ये आपने अच्छी बात है बता दिया, वाकई मुझे 5 साल हो गए हैं। सो मतलब 3 दफा मैं तो दोबारा से भी रीन्यू भी करा चुकी हूँ। अच्छा जी, अब वो लोग जिन्होंने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, बहुत सारे महान लोग ऐसे हैं जिन्हें साल हो गए ड्राइविंग करते हुए, लेकिन कभी उनको तौफीक ही नहीं हुई। हीले बहाने ये थे कि रश बहुत होता है। अब तो 24 आवर भी ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने नहीं बनाया, अब 60 रुपये फीस में अगर नहीं बनाया तो 1000 रुपये लर्नर के होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फीस की मंजूरी है और इसकी डेट जो है जी 1 जनवरी से इस पर बाकायदा अमल हो जाएगा जी। दुरे नायाब, मैं आपकी तरफ आती हूँ पहले। अच्छा, मैं आपको ना, अगर कल रात आपने सीएम की टॉक सुनी हो, ये यूटर्न प्रोजेक्ट पे जब खड़े थे, तुमसे हमने यही सवाल किया, कहते भाई 1 दिसंबर से प्रपोजल थी, अच्छा, कि इसको इम्प्लीमेंट कर दें। कहते मैंने कहा कि उन लोगों का क्या कसूर है बेचारे, जो भी हमारी तरफ माइल हो गए हैं, हमारी बात के बाद वो ट्रस्ट करके लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो कहते कि हमने समझे, अब कहते ऑफर कह सकते हैं ना, हमने शहरियों को एक ग्रैंड ऑफर दे दी है कि 1 महीना और ऑफर लें। कहते समरी प्रपोजल जो है वो दिसंबर का था, हमने उसको 1 महीना आगे करके जनवरी में गया कि 1 महीने को ग्रेस पीरियड दें, इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपको जो बात कर रहा था ना कि हंस रहा था कि आप क्लियर करें, वज़ीर आला गए लिबर्टी में, बहुत रश था, वो गाड़ी रोकी, उन्होंने लिबर्टी के अंदर गए तो एक साहब बैठे हुए थे, बाल उनके उड़े हुए थे, काफ़ी वो लग रहे थे, पुरसाने हाल ना, उनका बुरे हालत थे। उन्होंने कहा जी आप लाइसेंस करिए जी, मैं तो पहली दफ़ा लाइसेंस बना रहे हैं। उन्होंने कहा कितनी उम्र है आपकी? उन्होंने शायद कहा कि मेरी 45 से 47। तो उनके 45-47 साल से किधर थे? मतलब कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं, आपने मेरी तस्वीर करा दी, ऐसे लोग भी आ रहे हैं, मेरी पकड़ हुई होती। अच्छा, वो मैं ना वीडियो क्लिप सुन रहा था सीएम की और उसकी डिस्कशन, तो हंसी आ रही थी, वो खुद भी हंसना शुरू हो गया कि यार 45 साल से किधर थे आप, पहले तो बना दिए। तो ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने कभी बॉदर ही नहीं किया, या जिन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा, या जिन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात एक तरफ है। दुरे नायाब, मुझे समझ नहीं आ रही कोई जवाज ऐसा, मतलब हम सुनते हैं डबल फीस हुई है, ट्रिपल फीस हुई है, मतलब आप इकट्ठा 1000 रुपये, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जहाँ जहाँ देखें फीसिस का इतलाक
जिधर भी इस टाइम हो रहा है, मुझे इस चीज़ में कोई कबाहत नहीं कहने की। मैं खुद भी शायद इस नेचर का शिकार रहा हूँ कि जहाँ पे सस्ती चीज़ हो, आसानी मिल रही हो, हम कहते हैं कि दफा करो, क्या करना है, छोड़ो यार, क्या करना है, ये क्या है, वो क्या है। अच्छा, जहाँ थोड़ी सी चीज़ क्वालिटी में आपके लिए ज़रूरी हो, आपको थोड़ा सा कोई स्क्रू कर रहा हो कि ये लेना है, करना है, आप फौरन भाग दौड़ते हैं, चल पड़ते हैं और फिर जाके अब आसानियत। अच्छा, हम एक और भी गलती करते हैं, हमें हेलमेट इम्पोज किया गया तो हमने सस्ते और घटिया हेलमेट तलाश करने शुरू कर दिया, यार पैसे बचाओ। हमें अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी कीमती है, हमें ये इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम अगर 500 का हेलमेट ले रहे हैं तो अगर हम 2000 का हेलमेट ले लेंगे अच्छी क्वालिटी का, मेरा ख्याल मैंने भी एक हेलमेट लिया था तो वो 2025 का था, बहुत अच्छा हेलमेट था, तो क्या कबाहत है, हम क्यों 500 रुपये के पीछे जाते हैं। यही होता है कि जब कोई ऐसी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट चीज़ आसाइश आपको सस्ते में देते हैं ना, तो लोग उसकी कदर नहीं करते और लोग उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो हमने ये स्टडी में जब सीएम से भी डिस्कशंस की बात की तो हमें ये लगा कि वाकई इतने सालों से जो लोग लाइसेंस नहीं बनवा रहे थे, या वो कहते थे कि जी छोटा बच्चा सी है, करो दही लैन निकलिया सी ते बस नहीं जाना सी, तो जब इस तरह की बातें करते हैं तो यार आप अपनी ज़िंदगी को, कानून को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपकी इस छोटे से जवाब के पीछे एक वो छोटे बच्चे ने जो 6 जानें ले ली, आपके पास क्या जवाब था? आप कल को यही कहेंगे जी कि मैं तो सो रहा था तो बच्चा जो है मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके घर से निकल गया। तो ये जरूरी था। लोगों को, एक तो जिम्मेदार लोग आपके फायदा उठाना शुरू हो गए और वो पिछले महीने से फायदा उठा रहे हैं, दिसंबर तक वो अपना फायदा ले जाएंगे। फिर कुछ एक क्लास है जिन्होंने अभी भी नहीं सुधरना, उनका है कि जी हमारे बैठे हैं बड़े लोग, चाचा मामा ताया, कोई पुलिस में है, कोई फलाना है, हम करा लेंगे, हम कोई फोन लड़ा लेंगे, कुछ कर लेंगे, जी हमने जाना नहीं है लाइसेंस बनवा रहे। इमरान खुद भी लाइनों में लगा हुआ है, टोकन लेके डिस्कशन करता है, वो भी वेट कर रहा है, अपने वेट का रिन्यू कराना है उसने भी, सारे करते हैं ना। तो बाकी कोई नवाब है, ये जाना बहुत गवारा नहीं करते। और कुछ लोग ये हैं जो रश का देख कर ना घरों में बैठे हैं, रश जरा कम हो रहा है। ये रश कम नहीं होना, क्योंकि लाहौर शहर की आबादी आज ये साबित करेगी 31 दिसंबर को कि कितने लाहौरियों के पास लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और आपको पता लगेगा कि 60% से 70% के बाद लाइसेंस नहीं। आप बिल्कुल अग्री, मैं आपकी बात से करती हूँ। और हम ड्राइविंग लाइसेंस के फीस के डर से तो बनवा लेंगे, लेकिन इसकी अहमियत क्या है उसको हम फिर भी नहीं बात करेंगे कि कितना ज़रूरी होता है। जी इमरान, देखें ना, किसी भी आप भी इसका फायदा उठा लें। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात इमरान को एड अप करूंगा, हम अपने ऑफिस का भी कार्ड बनवाते हैं ना, ये जो प्लास्टिक कार्ड होता है, इसकी कॉस्ट भी 300 रुपये है, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 60 रुपये लेके आप इनको जो है ना 240 रुपये जेब से डालें। तो अब इमरान यहाँ से बात कंटिन्यू करें, मैं भूल गया था पॉइंट। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखें, आप तभी मुहज़्ज़ब और ज़िम्मेदार शहरी बनते हैं जब आप उन कवानीन पर अमल दरामद करते हैं जो आपके माशरे के नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए बनाए गए। फिर आप मुहज़्ज़ब माशरा जो है वो तश्कील देता है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल दुर्रे नियाब ने बड़े अच्छे से ये चीज़ समझाई कि हम जो है कवानीन पर अमल दरामद करते ही नहीं, और उसकी एक बड़ी वजह जो है ना वो असर व रसूख भी समझा जाता है कि हमारे बड़ों का असर व रसूख चलता है। लेकिन अब तो आप यकीन जाने, सबसे बड़ी मिसाल जो है ना वो हम ये देते हैं कि अगर हम किसी को कह दें कि हम जर्नलिस्ट हैं तो वो हमें आगे से क्या कहते हैं कि सर आपके तो खुद CEO जो है, जो मालिक हैं, वो वज़ीर आला है और उन्होंने कहा हुआ है कि जी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करनी है, तो आप पर भी ये चीज़ लागू होती है। मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए ऐसे। ये बात बिल्कुल सही कही कि हर सुनने वाला जो है ना वो ये कहता है कि जी सूबाई काबीना ने ये किस किस्म का फैसला किया है कि लर्निंग की फ़ीस जो है वो 60 से बढ़ा के 1000 रुपया जो है वो कर दी गई है। अब आप इस चीज़ को मैं इससे लिंक करता हूँ कि जब ट्रैफिक का 1 वे का जुर्माना जो है, खिलाफ वर्जी का जुर्माना जो है वो 200 रुपये था, हर बंदा करता था और क्या करता था, ये ले 200 रुपये, ये ले 200 रुपये। अब 2000 हुआ, काफ़ी हद तक कमी हुई, काफ़ी हद तक अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन लोगों में डर तो आया ना। ये इसी वजह से है कि हमारी कौम जो है ना, हम शुरू से कहते हैं कि डंडे की पीठ। मुझे समझ नहीं आती है ऐसी जल्दबाजी क्या होती है कि 1 मिनट से आपका रास्ता कोई बहुत ही बस लोगों को एक आदत, एक शुरू से एक आप गैर जिम्मेदारी है ना, गैर जिम्मेदारी है, नेचर आपकी बन चुकी है कि आपने बस जी खिलाफ चलना ही एक आदत बनी हुई है। और उसकी कई चीज़ें हैं, हम ये भी कि पहले हमारे निसाब में ये चीज़ें नहीं थी और उसको अब निसाब में भी शामिल किया जा रहा है। ट्रैफिक रूल्स को छोटे छोटे बच्चे जो हैं अब उन्हें भी पता है कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, कैसे पाबंदी करनी है। और बड़ी अच्छी बात है कि हम बच्चों को देखते हैं कि वो लाइन और लेन की पाबंदी जो है वो बड़ों को सिखा रहे होते हैं। हमारे घर में भी इसी तरह होता है, हमारे बच्चे बता रहे होते हैं कि जी आप इस साइड पे रहें, इस लाइन में रहें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बच्चों में भी शऊर आ रहा है। तो कम अज़ कम वो लोग जो अभी भी इस चीज़
का इदराक नहीं करते कि वो अपना लाइसेंस बनवाएं, उनको थोड़ी सी शर्म जो है वो अब कर लेनी चाहिए। और ये जो सूबाई काबीना ने डिसीजन लिया है, ये सिर्फ इसलिए लिया है कि वो लोग जो सालों से, जिसकी बड़ी मिसाल दुर्रे ने आपने खुद दी ना, कि 45 साल एक बंदा, क्या उसने कभी बाइक नहीं चलाई होगी, क्या कभी वो रोड पे नहीं निकला होगा, क्या कभी गाड़ी नहीं चलाई होगी, गाड़ी नहीं बाइक तो चलाई होगी ना। तो आप बगैर एक लाइसेंस लिए, मतलब ये अगर आप बगैर, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर बाइक चला रहे हैं तो वो लाइसेंस टू किल है आपके पास। बिल्कुल लाइसेंस टू किल है कि आप बगैर लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं, और ये बहुत बड़ा। चले, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वक्त भी है, लेकिन ये वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अगर पैसे बचाना चाहते हैं, मत ये समझे कि ड्राइविंग में, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अहमियत फिर भी नहीं समझेंगे क्या है, बस पैसे बचाने के लिए दौड़ेंगे। शानदार ऑफर से 31 दिसंबर तक फायदा उठाए बड़ी सारी ऑफर वो जैसे लिखा है। चले, इसी बहाने लाइसेंस बनवा लें, आपका कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आज एक बार फिर से मुसलसल इस पे बात करते रहेंगे जब तक जो मरीज जिनको उनका हक नहीं मिल जाता। सीएम साहब इतने एक्टिव हैं, अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, सहूलियात जहाँ जहाँ पर सहूलियात का फुकदान है वहाँ पर उन तमाम मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा इसलिए किया जा रहा है कि मरीज़ों को परेशानी ना हो, उनको हर बेहतरीन सहूलत मिले, जो मरीज़ अस्पताल आ रहे हैं कोई वापस ना जाए। लेकिन यहाँ पर ये यंग डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, आज मुसलसल 10वां रोज़ है ओपीडी में काम बंद किया है और इनका एहतजाज चल रहा है। अब जितनी मर्जी सहूलियात दे दी जाए, अब ये डॉक्टर्स ही अगर काम नहीं करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा। इमरान देखिए जी, मसीहाओं की इस मसीहाई पर मैं बहुत परेशान हूँ। हम हमेशा कहते हैं ना कि डॉक्टर मसीहा होता है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि मैं इनकी मसीहाई पर परेशान हूँ कि आज 9वां रोज है, 9वां रोज है, और बात करें इनसे, गुफ्तगू करें, ये ब्लैकमेलिंग पे उतर। और आप ये देखें, बात करने के तरीके से मसीहा ऐसे होते हैं, इंतहाई माजरत। बिल्कुल, ये क्या कह रहे हैं कि जी डॉक्टर ज़िशान जिनका कत्ल हुआ गुजरात में, ठीक है, उसके लिए ये 9 रोज से इन्होंने जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनका आउटडोर बंद कर रखा है। आईजी साहब मामले को खुद देख रहे हैं, यकीन दहानी कराई है, मुसलसल इस पे हैरानगी वाली बात है कि आप ये देखें कि सरकारी हॉस्पिटल्स, टीचिंग हॉस्पिटल में अगर आप जाए ना तो आप यकीन जाने इमरजेंसी के अलावा आपको नजर आता है कि आउटडोर में सैकड़ों नहीं हजारों मरीज होते हैं, जो बेचारे जिन्होंने अपने तशखीसी टेस्ट करवाने हैं, कुछ चेकअप करवाने हैं, बेचारे इलाज मुआवजे के लिए आए हैं ना, 9 रोज से उनका इलाज मुआवजा जो है वो बंद है। उन बेचारों को तो इससे कोई गर्ज नहीं है ना कि कहाँ पर मर्डर जो है वो हुआ है और क्यों ये हड़ताल किए बैठे हैं। कम से कम अगर ठीक है आपका महकमा सेहत के साथ डेड लॉक जो है वो चल रहा है, तो आप अपनी जो भी आपकी मुतालबात है वो लेके आप वज़ीर आला के पास चले जाएं। वज़ीर आला साहब ने तो महकमा हेल्थ को कहा है, साथ उन्होंने आईजी पुलिस को भी जो है वो कह रखा है कि भाई इस मामले को जो है वो थोड़ा बेहतर तरीके से कोई देखें। पता नहीं, लेकिन कोई जाती दुश्मनी पर ये वाकया निकल आए, आपको क्या पता। आप कह रहे हैं, आप ये देखें ना, लाहौर शहर का भी वाकया नहीं है, गुजरात का वाकया है जहाँ पर डॉक्टर ज़िशान जो है उनका मर्डर हुआ है। लेकिन उसका क्या मतलब ये है कि आप बाकी शहरों में भी अभी उसकी रीजन की आपको नहीं पता, लेकिन आप उसको टारगेट किलिंग का नाम दे रहे हैं। एक ये चीज़ है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इस चीज़ को जवाज बनाकर मुसलसल अगर काम बंद रखें। सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं धुरे नायाब, उनके पास अपनी गाड़ी तो नहीं होती, अपनी बाइक तो नहीं होती, रिक्शों पे धक्के खाकर, बसों में धक्के खाकर जिस तरह वो दूर दराज से किसी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं ऐसे ही। मेरी इन्फॉर्मेशन इससे थोड़ी सी और है हटके, क्योंकि आपको सियासत में पता है ना कुछ जवाज बनाना होता है। हाँ। तो वाईडीए बहुत अरसे से आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ नहीं रही। वो इश्यूज जिसपे उन्होंने हमेशा सियासत की कि अवाम को इलाज नहीं मिल रहा, अवाम को अच्छे अस्पताल नहीं मिल रहे, अस्पतालों का काम ठीक नहीं हो रहा, हमारी तनख्वाहें बंद हो गई हैं। अब वो मसाइल तो नहीं है, अब तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है वो प्रायोरिटी पे हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम पैसे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर चीज रोकें, डेवलपमेंट भी हो जाएगी, डेवलपमेंट भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि क्या वो ये तय करके आए थे अपने हल्फ उठाने में कि जी मैंने बुजदार दौर के रुके हुए भी सेहत के मनसूबों पे काम करना है? क्या उन्होंने ये कहीं लिखा था कि मैंने मुल्तान में जाके निश्तर 2, मैंने मुजफ्फरगढ़ के अस्पतालों में जाना है, मैंने रहीम यार खान तक जाके अस्पतालों को ऑपरेशन करना है, डीजी खान में जाके मैंने आप तो साथ हर जगह मैंने आप दिल के अस्पताल बनाने हैं? कहाँ लिखा था मुझे बताएं। कहीं लिखा था कि उन्होंने जनूबी पंजाब के दर्जनों अस्पतालों को अपग्रेड करना है, उनको चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट्स बनाना है, उनको हेल्थ के मुख्तलिफ सेक्टर्स में लेकर जाना है? चीखें क्यों निकलती हैं? चीखें तब निकलती हैं जब आप किसी को मजबूर करें, किसी को ज़बरदस्ती इस हद तक ले आएँ कि वो अपने
नौकरी करे और जो तनख्वाह ले रहा है वो जस्टिफाई करे। इसमें एक फैक्टर ये भी है, अब डॉक्टर को क्या है, आप देखें सीएम जहां जाते हैं, बाजू का मीडिया भी साथ नहीं होता, 25 डॉक्टर आज ड्यूटी में मौजूद हैं रजिस्टर में, कमरों में खाली हैं, आपके वार्ड खाली हैं, आपके एमएस घर सो रहे हैं, ड्यूटी पे एएमएस घर सो रहे हैं, सीएम क्या कर रहे डीएमएस घर सो रहे हैं, छोटे अस्पतालों में बैठ के तनख्वाहें ली जा रही हैं, आपके डॉक्टर अनजस्टिफाइड छुट्टियां लेके बैरून मुल्क जाके बैठे हैं, 1 साल की छुट्टी लेके गए, 4 साल नहीं आए। मुझे बताएं कि ये इशू तो चले, हम तो रिपोर्टिंग करते थे, हमें तो शायद इतना इन डेप्थ चीज़ों का सरकारी रिकॉर्ड तक रसाई नहीं थी। अब सीएम के साथ जब विजिट करते हुए देखते हैं तो यकीन करें कि इतनी आंखें खुलती हैं और हमें बतौर जर्नलिस्ट भी शर्म आती है कि हमें ये नहीं पता थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास क्या कोई अथॉरिटी थी कि हम जाके इनका सरकारी रिकॉर्ड चेक करते, कितने डॉक्टर्स भर्ती हैं। आप मियां मुंशी अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद, ऐसे गुमनाम अस्पताल, हाँ, बिल्कुल आप सही और वहां पे आपको पता है हेल्थ स्पेशलिस्ट 50 हेल्थ स्पेशलिस्ट तनख्वाहें ले रहे हैं और काम कुछ नहीं करे, काम वहां पे बंदे नहीं मौजूद। अंदाजा करें जिस हॉस्पिटल में कल सीएम एक हॉस्पिटल में गए हैं, मैंने उसका नाम मेरा ख्याल जिंदगी में दूसरी दफा सुना, वहां पे कुत्ते और बिल्लियां वार्डों के अंदर बेड के ऊपर नीचे। इंतहाई माजरत, वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे जो सियासी सरगर्मियां हमें उरूज पर नज़र आ रही हैं। ये सियासी सरगर्मियां इलेक्शन की तैयारियां हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सरतोड़ कोशिश भी कर रही हैं, अपना अपना मंशूर भी बता रही हैं। ऐसे में हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोशिशें भी देखी। खैर, अब तो इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो इंटरव्यूज़ में हम ख्वाजा साहब को देख रहे हैं, खासे एक्टिव हैं। अब इलेक्शन सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं, मंशूर क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और ये इंटरव्यूज़ में जिन लोगों का, उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा, किन बुनियादों पर किया जाएगा। सीनियर लीगी रहनुमा हैं ख्वाजा इमरान अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आपके? अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियां, मुझे बताइएगा क्या सिलसिला चल रहा है आजकल, क्या सरगर्मियां चल रही हैं? हाँ, इसमें देखें ना, अभी तो चूँकि सेंसस वाला मरहला जब कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद डिलिमिटेशंस और अब वोटर लिस्टों का फिर डिलिमिटेशंस, अब जब तक अब हल्का बंदियाँ जब फाइनल हो गई हैं तो अब इलेक्शन शेड्यूल का इंतज़ार है, जो उम्मीद वासिक है कि इंशाल्लाह कमिंग वीक में या इस वीक के आखिर में जो है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। और जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, आपको पता है कि एक्टिविटीज़ जो है फिर अपनी फुल स्विंग पे आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगी। और अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटीज़ की, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान पहुंचने के फ़ौरन बाद से तमाम मामला जो है वो घेरप हैं अल्लाह के फजल से, और उनको ना सिर्फ अपने अदालती मामला देखने थे बल्कि तंजीमी मामला भी देखने थे। और अभी उनकी तमाम तवज्जो जो है वो, चूँकि वो खुद इंटरव्यू जो है वो ले रहे हैं पार्लिमानी बोर्ड में, पहला जो स्टेप था वो तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और डिविजनल कमेटीज़ ने जो है उम्मीदवारान के इंटरव्यू किए हैं, उनकी स्क्रूटनी की है, और उनके बाद हम अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। और सब आपने खुद इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, मुझे बताएं प्रायोरिटी क्या है, किन उम्मीदवारों का इंतखाब? देखिए, 3 चीज़ें हैं जी। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो उम्मीदवार की अपनी अहलियत है कि वो कितना लॉयल है और उसकी इंटेग्रिटी कैसी है, और जब हम उसको हल्का में उतारेंगे तो हल्के के अवाम के अंदर उसकी रिस्पेक्ट का आलम जो है वो क्या है। और उसके बाद डेफिनेटली फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामलात हैं जो आज की सियासत में वसाइल के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, हम बेशक इलेक्शन कमीशन ने लिमिट रखी है, लेकिन आपको भी पता और मुझे भी पता है कि होता क्या है प्रैक्टिकली। तो उन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ताला अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैदान में उतारा जाएगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी कोशिश है कि यहाँ नए आने वालों को भी मौका दिया जाए और जो सीनियर साथी हैं उनको भी यूटिलाइज किया जाए, और एक मिक्स ब्लेंड जो है, एक क्वालिटी मिक्स ब्लेंड जो है उसको मैदान में उतारा जाए, जहां एक ऐसे हेल्दी कम्बिनेशंस हों कि हल्का की आवाम को भी ये महसूस हो कि इन उम्मीदवारान के आने के बाद जो मसाइल और जो महरूमियाँ साल से हल्कों में चली आ रही हैं उनमें खातिर ख्वाह जो है वो कमी होगी और मसाइल जो है खातिर ख्वाह हल होंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने भी मंशूर की आप बात कर रहे थे, पिछले 20 से 22 रोज़ से एक बहुत बड़ी टीम जो है वो मंशूर को फाइनल कर रही है, और हम इस मरतबा
ऐसा प्रैक्टिकल मंशूर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें तमाम चीज़ों का ना सिर्फ अज़म किया जाएगा बल्कि उसको करने का जो प्रैक्टिकल रोड मैप है वो भी दिया जाएगा। यानी वो ज़बानी कलामी बातें नहीं कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि अब ये ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि अब ट्रेंड ऐसा सेट कर दिया गया है कि वो स्टैंडर्ड मीट करना पड़ेगा। देखें, मैं अगर अभी मोहसिन नकवी साहब का जिक्र ना करूँ, मैं अगर मोहसिन स्पीड का जिक्र ना करूँ तो आपको भी पता है हर चीज़ का, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हम शहबाज स्पीड से पहले बड़े दबे हुए थे कि भाई शहबाज स्पीड से काम करना कोई आसान काम नहीं था। वो माशाल्लाह की उम्र में थे और हम यंगस्टर होके भी उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पाते थे। तो अब जो मोहसिन स्पीड आ गई है तो वो तो मैं कहता हूँ नया वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है और आईफोन 15 है। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि भाई करेंगे तो क्या करेंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अवाम को ये महसूस हो गया है कि उनका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए। अवाम को ये फील हो रहा है कि उनके सूबे का जो बेड़ा गर्क बुजदार स्पीड से किया गया था, आज मोहसिन स्पीड ने उसको बहुत हद तक कवर करने की कोशिश की है। और आज के जो ये मंसूबे हैं, चाहे वो आपके कुर्बा जवार में अकबर चौक वाला फ्लाईओवर हो, चाहे आप कैलरी का अंडरपास हो, चाहे शाहदरा का एलिवेटेड ब्रिज हो, चाहे कोई भी मंसूबा हो, आप देखें कि महीनों का काम हफ्तों में और हफ्तों का काम दिनों में होता नजर आ रहा है। इससे तो ज्यादा कहीं आगे जो अस्पतालों में काम हो रहा है, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो कोई आसान काम नहीं है। आप तो बरसों के बिगड़े मामलात को ठीक करना। और यहाँ पर तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हालत ये है कि हम अगर किसी की ट्रांसफ़र ही कर देते हैं तो वहाँ पर अना का मसला बन जाता है और स्ट्राइक शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने तमाम हेल्थ सेक्टर के वर्कर्स से, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे मेरी नर्स बहनें हैं, कि देखें आपका काम जाने बचाना है, आपकी स्ट्राइक नहीं बनती। तो यकीन करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ, खुदा के वास्ते अपने फ़राइज़ को पहचानें। जो मामलात हैं उनको अलहदा रखें। आपके मामला जायज़ हो सकते हैं, आप उनकी ज़रूर उनका मुतालबा करें, लेकिन इंसानी जानों की कीमत पर प्लीज़ ये काम मत करें। स्ट्राइक करना जो है ये कोई मसाइल का हल नहीं है। और जितनी मोहब्बत से मामलात हल हो जाएंगे उतना अच्छा है, वगरना अल्लाह माफ़ करे हालात इस तरह इस नहज पे ना आ जाएं कि उसको किसी और तरीके से हल करना पड़े। तो मैं ख्वाहिश करूँगा कि मेरे तमाम हेल्थ सेक्टर के बहन भाई मसीहा जो हमारे, जिनको अल्लाह ने ये फजीलत दी है, वो अपने फ़र्ज़ की जो है अपने मनसब की क्वालिटी को समझें। और जो स्ट्राइक्स वाला मामला है, अब ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। अब ये अस्पतालों में हड़ताल का चैप्टर मैं समझता हूँ कि क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि हमें आज मुसलसल 11वां रोज़ है, 10वां रोज़ है, डॉक्टर्स जो एहतजाज करें। खैर इस मामले को एक साइड पर रखें। घर का बड़ा जो होता है ना, जब वो घर में हो तो मामला बड़े खुश उसलूबी से चलते हैं। सो मियाँ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पहले भी इलेक्शन कैंपेन आप लोग करते रहे, इस दफ़ा डिफरेंट क्या हो रहा है? खुद वो हिदायत दे रहे हैं, आप कितना सेटिस्फाइड हैं इससे? देखिए ना, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा पॉलिटिकल वर्कर हूँ जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल वर्कर को माइनस करने पे बिलीव नहीं करता। मेरी अपनी आइडियोलॉजी ये है कि तमाम का हेल्दी कंपटीशन जो है होना चाहिए, तमाम को यकसा मौके मिलने चाहिए और एक मुकम्मल फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो कौम को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग जो आज बड़ी डिठाई से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं, आज बड़ी डिठाई से बराबरी का मुतालबा करते हैं, उनको ये एहसास है कि उन्होंने 2018 में क्या किया था। उनको इस चीज़ का एहसास है कि एक शख्स को सिर्फ अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के बहाने 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और इस मुल्क को जो 6.1 GDP पे जा रहा था, जहां महंगाई दुनिया में सबसे कम थी, उस मुल्क को तबाही बर्बादी के बाद आज इस नहज पे पहुंचा दिया गया है कि मोहसिन स्पीड के बावजूद अवाम उस तरह से अपने अशक शोई जो है वो नहीं कर पा रही, क्योंकि बेड़ा गर्क इतना कर दिया गया है। 4-5 इलेक्शन थे, 2002, 2008, 2013 और 2018। ये 5वां इलेक्शन है इस सदी का, जब से ये सदी शुरू हुई है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, नवाज शरीफ को कितनी बार लड़ने दिया गया है? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार लड़ने दिया गया है। और पिछले 3 इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब को लड़ने नहीं दिया गया। हमने तो भाई किसी का घर नहीं जलाया, हमने तो पाकिस्तान के झंडे को अल्लाह माफ करे नीचे भी नहीं होने दिया। हमने तो नहीं कहा कि हम अपना पासपोर्ट फाड़ देंगे। तो पाकिस्तानियत का तकाजा ये है, जज्बा हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है, जो आज बड़े बड़े ट्वीट करते हैं और बड़ा सोशल मीडिया पे अपने मुजाहिद अव्वल बने हुए हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी माल को पीछे करके अपने मुल्क को प्रमोट करने की बात में है। जज्बा हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि हम अपनी ज़ात से ऊपर हो जाएं, अपनी ज़ात से बालातर हो जाएं। और बड़े अदब से अर्ज़ करूँ, कोई ज़ात ऐसी नहीं है कि जो लाज़िम व मलज़ूम है। पाकिस्तान का रहना,
पाकिस्तान का होना लाज़िम मज़मून है। तो हमें अपनी पाकिस्तानियत को जगाने के लिए और अपनी अपनी इना को मिटाने के लिए काम करना होगा। और जहाँ तक आपने घर के बड़े की बात की, तो मैं बहैसियत वर्कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन भी हूँ, खुश भी हूँ। वो जो लोग आज बात करते हैं कि जनाब देखें जी ये केसेस में ऐसे हो गया, जब झूठे केस बनाए गए थे, जब सबको पता है कि केस झूठे थे, जुल्म किया गया है ना सिर्फ मियाँ साहब पर, उनके ख़ानदान पर, उनकी बेटी पर, उनके साथियों पर, तो अगर झूठे केसेस ख़त्म हो रहे हैं तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है? किसके पेट में मरोड़ के उठ रहे हैं? जब जुल्म जो है उसका अजाला किया जा रहा है तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठकर जुल्म करेगा तो इस मुल्क का कभी कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जब तक अदलिया इंसाफ नहीं करती उस वक्त तक मुल्क और कौम तरक्की नहीं किया करते। तो उन लोगों को जिनके नाम तारीख में काले हरफ में लिखे गए हैं, उनको कौम से भी माफ़ी मांगना होगी और उनको दुनिया और आखिरत में इसका अजाब भी भुगतना होगा। सर ये बताइएगा कि अब ये उम्मीदवारों के इंतखाब का जो अमल चल रहा है ये कब तक फाइनल हो जाएगा, और खुद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनका इंतखाब करेंगे उनके लिए प्रायोरिटी क्या है कि किन उम्मीदवारों की सिलेक्शन की जाएगी? देखिए, जब आप सियासी पार्टियों की बात करते हैं तो सियासी पार्टियों की पहली प्रायोरिटी विनिंग कैंडिडेट्स ही हुआ करते हैं। हाँ, ऐसे कैंडिडेट्स बाज़ दफ़ा होते हैं कि जो बहुत बड़े लॉयल वर्कर होते हैं, उनके साथ पार्टी के साथ उनकी बेशबहा मैं समझता हूँ खिदमात होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद ऐसे कारकुन होते हैं जो बेचारे इलेक्टेबल्स नहीं होते, और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो पार्टियां बहरहाल ज़्यादातर उन लोगों की तरफ ज़रूर देखती हैं कि जो अपनी सीट निकालने की अहलियत रखते हैं, जो इलेक्शन के लड़ने के गुर जानते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो लाहौर के शहर के जो उम्मीदवारान का सिलसिला है इंटरव्यू का, वो मुकम्मल हो चुका है, और अब हम अपनी रिकमेंडेशन जो हैं वो मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड को भेजेंगे। हमारा जो बोर्ड था वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की सरबराही में था, और उसमें आपको पता है मलिक अहमद खान साहब, सैफ खोकर साहब और मैं शामिल थे। तो ये बोर्ड जो है ये अपनी रिकमेंडेशन जो है वो भेजेगा, और 15 दिसंबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पार्लिमानी बोर्ड के साथ उम्मीदवारान के फाइनल और ख़त्मी इंटरव्यूज़ करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कुछ दिन का मज़ीद प्रोसेस है, और हम कोशिश ये करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल जो है शेड्यूल आने के बाद अपने उम्मीदवारान को इंतखाबी टिकट जारी करें। सही लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ख्वाजा साहब मुझे ये बताइएगा, इस टाइम हमारा मुल्क जहाँ स्टैंड कर रहा है, काफ़ी सारे मसाइल जो हैं, ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो निगरान वज़ीर आला इस पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन आवाम का जो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम महंगाई है, मुआशी सूरत हाल हमारी कहाँ पर है, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से काम किया जाएगा? कोई प्लानिंग तो की होगी मियां साहब ने? सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चैलेंज इस वक्त महंगाई के अंदर मैं समझता हूँ कि वाज़े कमी करना है, और लोगों की मुआशी तौर पर अपने मुल्क को स्टेबल करना है, लोगों की कुव्वत ख़रीद को जो है वो आसान बनाना है। ये भी एक अटल हकीकत है कि पाकिस्तान जो ताज़ा सर्वे है उसके मुताबिक आज भी सस्ता तरीन मुल्क है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में महंगाई की एक बहुत शदीद लहर आई है, लेकिन उस महंगाई की लहर का मुकाबला दुनिया इसलिए कर पा रही है कि वो उनकी इकॉनमी बहरहाल हमसे बेहतर है, और हम अनफॉर्चुनेटली अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने के बाद, तुर्की ने तो खैर हमसे बहुत ज़्यादा डिवैल्यू किया है, लेकिन चूँकि उनके अंदर टूरिज़्म ज़्यादा है तो वो शायद उसको लेकर सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त यही है कि हम एक ऐसा रोड मैप लेकर आएँ कि जिससे आइंदा आने वाले चंद माह में और फिर आइंदा आने वाले सालों में लोगों को एक वाज़े रिलीफ मिले। और इंशाल्लाह ताला देखें, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अर्सा में पेट्रोल की कीमतों में एक वाज़े कमी देखने में आई है, बिजली का भी एक इशू है, इंशाल्लाह ताला बिजली की कीमतों में कमी का एक प्लान जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये बात बारहा कही है कि हम अपने मंशूर में भी इसको लेकर आए हैं कि अगर अल्लाह की ज़ात ने हमें मौका दिया हो तो हम 75 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आएंगे। देखें, कर्जे में और सरमायाकारी में फ़र्क ये होता है कि कर्जा वापस करना होता है, और जो सरमायाकारी है वो इन्वेस्ट होगी, लॉन्ग रन आपके मुल्क को फ़ायदा होता है। और जो देखें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बात की, कुछ उस पर एतराज़ भी किया गया, लोगों ने कुछ बहुत सारी बातें भी, लेकिन हकीकत ये है कि मियाँ साहब ने कहा कि जो इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाएगा, जो फैक्ट्रियाँ लगाएगा, हमारी हुकूमत उसे नहीं पूछेगी कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। देखें फ़र्क है, आप जब इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप सैकड़ों हज़ारों लोगों को रोज़गार देने का बायस बनते हैं, आपके मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती है। तो अगर हम उनको फैसिलिटेट कर दें
और उनके मुतालिक थोड़े से कवानीन जो है उनमें नरमी कर दें और जिससे हमारे मुल्क के लोगों का रोजगार बढ़ जाए, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी बात जो है वो कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह जो मुस्लिम लीग नून का माजी में भी बयानिया रहा है कि अमन, इंसाफ और रोजगार, इंशाल्लाह उस बयानियों को नई जिद्दत के साथ लेके आगे जाएंगे और अवाम की बेहतरी होनी चाहिए। खादा साहब, वाज़ेह तौर पे देखें, जब भी नवाज शरीफ साहब आए हैं ये रिकॉर्ड की बात है कि अवाम को अल्लाह के फजल से महंगाई से निजात मिली है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सो हम अब बात कर रहे थे मुल्की मईशत की, बात कर रहे थे आम आवाम के मसाइल की, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी हुकूमत में आ जाए उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि अब आवाम के लिए सहूलियात क्या लेके आनी है। सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हम जैसे मुल्की मईशत की बात कर रहे थे, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आ जाती है तो ये कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ सालों की बात नहीं है। जितना बड़ा चैलेंज है जहाँ पर हमारा मुल्क है, मुझे ये बता दें कि प्लान किस तरह से कोई इम्प्लीमेंट करेंगे। लोग तो चाहते हैं कि बस वोट उसको दे जो आते ही हमारा मसला हल कर दे। देखिए, लोगों को इस हकीकत को बहरहाल समझना होगा कि ये जादू की छड़ी से हल होने वाले मसाइल नहीं हैं। जब तक हम सब अपना अपना हिस्सा नहीं डालेंगे ये मामला हल नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी जो मोशन स्पीड की हम बात कर रहे थे, अभी आप देखा है कि आपने जो है यू टर्न्स बंद किए हैं और स्पेशल यू टर्न्स बनाए हैं। इसका कोई मकसद है ना बनाने का। और अगर हमने रिक्शा और मोटरसाइकिल लेके उल्टा उन्हीं यू टर्न से उल्टे सिमत में जाना है तो फिर बताएं मुल्क ने ठीक होना है कि खराब होना है? कभी भी नहीं ठीक। तो फिर लोगों को अपनी उल्टी सिमत की बजाय अपनी सिमत ठीक करनी पड़ेगी। जब तक अवाम और हुकूमत एक पेज पे होके मिल के काम नहीं करेंगे और हर शख्स ये नहीं सोचेगा कि मैंने अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है, क्योंकि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। अगर आज आप पानी बचाते हैं तो आप अपने बच्चों का पानी बचा रहे हैं ना। अगर आज हम सारा पानी पी जाएंगे तो कल को हमारे बच्चे प्यासे रह जाएंगे। तो इसी सोच से काम करना पड़ेगा। आप जापान की मिसाल देखें, जब उन पर एटम बम गिरा था तो मलियामेट हो गया था। तो जापानीज कौम ने एक बंदे ने मेहनत की और ये सोचा कि हमने अमेरिका को सबक सिखाना है। यहाँ तो अमेरिका का नारा लगा के आप इलेक्शन जीत जाते हैं, यहाँ झूठा सैफर निकाल के आप लोगों को पागल कर देते हैं और लोग अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लेते हैं जनाब हम कोई गुलाम है, और वो समझते हैं उन्होंने जहाद कर दिया। तो हकीकत ये होती है कि उल्टा आप अमेरिका के पैरोल पे होते हैं और उल्टा आप अमेरिका के कहने पे ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो वहां बेवकूफ बन जाती है। तो भाई अमेरिका से हमने कोई जहाद नहीं करना, हमने उनसे अगर लड़ना है तो हमें अपने आप को अच्छा करना है। बिल्कुल, हमें अपनी तालीम को बढ़ाना है, हमें अपनी जहालत को दूर करना है, हमें अपनी माशी बदहाली दूर करनी है और हमें मिलकर पाकिस्तान का ये मुकाम बनाना है कि हम अक़वाम आलम में कम्पीट कर सकें। बिल्कुल। खालिद साहब, कैसे समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाकी सियासी पार्टियों से किस तरह से मजबूत है, पंजाब में किस तरह से मुख्तलिफ है, और क्या आप कहेंगे कि किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं बाकी पार्टियां नहीं कर सकती? देखिए, मैं एक बड़ी खुली बात करना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जनाब देखिए जी 3 दफ़ा आए इन्होंने क्या किया, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने किया इस मुल्क में सिर्फ वही हुआ और किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय बातें, सिवाय इस मुल्क को तोड़ने के और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब को, जिनको कभी भी अपना टर्नओवर पूरा नहीं करने दिया, पहली दफा आए 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आए थे, 2 साल बाद घर भेज दिया। दूसरी दफा आए 5 साल के लिए आए थे, 2.25 साल बाद घर भेज दिया। तीसरी दफा आए 5 साल के लिए आया था, 3 साल के बाद घर भेज दिया। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब को अपने टर्नओवर पूरे करने दिए जाते, आज हम और अच्छी जगह पे होते। आज जिन मोटरवेज पे ये गाड़ियां दोहराते फिरते हैं कि जो गाड़ियों के पीछे लिखते हैं हम कोई गुलाम है, ठीक है ना, एब्सोल्युटली नॉट। तो इनसे ये पूछा जाए कि ये मोटरवेज बनाई किसने है? तो हमारे लीडर ने तो इस मुल्क में सिवाय खाना जंगी कराने के एक तीला नहीं लगाया, कोई एक ईंट नहीं लगाई। पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ चढ़ा के डिफॉल्ट के धाने पे पहुंचाया, ये उन्हीं के लीडर का करिश्मा है। और पाकिस्तानी कौम में आज जो नफरत पैदा हो गई है, ये इन्हीं के लीडर का करिश्मा, जिसको ये शौर कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि कौमें इस शौर से नहीं बनती, कौमें एहसास से बनती। हमें प्रैक्टिकली काम करना होगा। और जो मुस्लिम लीग नून के पास एज है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, जो जिनको ये हमारे जो नाकदीना कहते हैं जनाब, पाकिस्तान का जनाब बड़ा इमेज था, जो इमेज था वो सारी दुनिया को पता चल गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद तनज़ली का शिकार हो गया। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से हमेशा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने दोस्तों की मदद से पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला है। आज भी मियाँ साहब के आने के बाद इंशाल्लाह चाइना, यूएई, सऊदी अरब और कतर, इनके साथ जो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप हो रही है, जैसे पहले 2017 में बड़ी सरमायाकारी सीपैक की आई थी, वैसे ही इंशाल्लाह ताला $75 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान की मुंतज़र है। इंशाल्लाह मायूसी की कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें अज़म करना है
इरादा करना है, धोखेबाजों को धोखे में नहीं आना, एक मरतबा फिर नवाज शरीफ पर एतबार करना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं कौम को ये कहूँगा बिल्कुल सच्चे दिल से कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा कौम हम पर एतबार करे, एक चांस हमें और दे दे। इंशाअल्लाह हम मुल्क के अंदर इस महंगाई के जिनको बोतल में बंद भी करेंगे और पाकिस्तान का एक फ्यूचर रोड मैप भी सेट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ऐसी मिसाली गवर्नेंस करके दिखाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि एक साल में सब ठीक हो जाएगा, दूध और शहद किनारे बहेंगी, नहीं, हम सही रास्ते पे चल पड़ेंगे, हम बेटरमेंट की तरफ चल पड़ेंगे। आज पूछे आप तमाम लोगों से जो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं कि उनका पहला टारगेट क्या है कि हम सिर्फ 2017 के दिन पर वापस आ जाएं। आज आप अस्पतालों का निज़ाम देखें तो सेक्रेटरी हेल्थ ये कहेगा कि सर जब 2017 में और 18 में हम छोड़ के गए थे, मेरी कोशिश है कि हम उस पर कम से कम वापस आ जाएं। तो सोचें ये कितना बड़ा नुकसान है इस मुल्क का कि अगर वो ना किया गया होता जो 2018 में किया गया तो आज पाकिस्तान उससे कहीं आगे चला गया होता। आज हम वहां वापस जाने के लिए तड़प रहे हैं, आज हम उस जगह पे वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो 4-5 साल कौम के बर्बाद किए गए उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब 8 फरवरी को शेर पे मोहर लेके लगाने का वक्त जो है वो आ पहुंचा है इंशाल्लाह। सही। मरियम साहिबा कितनी एक्टिव हैं? क्योंकि अगर मियां साहब की बात की जाए, मरियम साहिबा की बात की जाए, जिन चीज़ों को ये लीड कर रहे होते हैं अवाम उसके पीछे तो ज़रूर होती है। सो मरियम साहिबा की देखिए, मरियम नवाज एक जुर्रत का सिंबल है। लोग उन पे उनके नाकदीन उन पे तनकीद भी करते हैं, उनसे प्यार करने वाले उनकी इज्जत और उनसे प्यार भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि मरियम नवाज ने साबित करके दिखाया है कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की उन 55% ख़वातीन को ये वलवला और जोश दिया है कि आएँ, आप इस मुल्क को लेकर आगे जा सकती हैं। मरियम नवाज ख़वातीन के लिए रोल मॉडल बन के सामने आई है उस अंधेरे के दौर में कि जब मर्द भी जो है वो कतराते थे और जुर्रत नहीं करते थे। उस खातून ने जुर्रत से इमरानी आमरीत की आंखों में आंखें डाल के देखा है। वो अपने बाप का हाथ पकड़कर जेल गई है। हम लोग अल्लाह माफ़ करे सोचते हैं, सब सोचते हैं, हम सब जो मीडियाकर लोग खास तौर पे कि भाई हमारी बहू बेटी को अल्लाह ना करे थाने कचहरी में भी पेश होना पड़े, लेकिन उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उसने अपने बाप को कहा कि मैं तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगी, और वो ताकत बन के दिखाया। और आज जो 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो वालेहाना इस्तकबाल हुआ है, जिसकी तवक्का शायद मैं भी नहीं करता था, मैं आपको बड़ी खुली बात कर रहा हूँ, मैं सोचता था कि यार पता नहीं हम ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो 21 अक्टूबर को मेरी आंखों ने मंजर देखा वो मैंने अपनी सारी सियासी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और उसका अगर हम ज़्यादातर क्रेडिट मरियम नवाज को ना दें तो ये जुल्म। आपने सही कहा, ये बिल्कुल गलत होगा जो उन्होंने एफर्ट की है अपनी पार्टी के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं गुड लक कहना चाहूँगी। जो चीज़ें आपने बयान की, अगर वाकई ही ये हमारे तमाम मुल्क के खुशहाली के लिए ये सब कुछ हो जाए तो फिर चाहे वो जो भी पार्टी है, हम अपने मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, हम अपनी आवाम की खुशहाली चाहते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। सो अगर आप ये सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं तो आपको इसकी बहुत मुबारकबाद और गुड लक भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर नए टॉपिक नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।